ग्रह नक्षत्र का खेल है, बाकी सब फेल है। आर्थिक राजधानी मुंबई में प्रतिबंध के बावजूद भी धड़ल्ले से बिक रही है जहरीली शराब। मालवनी में जहरीली शराब पीने से अब तक कुल 37 लोगों की मौत हो जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसके कारण पुलिस प्रशासन के होश फाख्ता हो गए हैं। मामले को तूल पकड़ता देख उसकी जांच मुंबई पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दी गई है। मालवनी जहरीली शराब का मास्टरमाइंड राजू लंगड़ा बताया जा रहा है, जिसे मालवनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुंबई के कई इलाकों में बनती है हाथ भट्टी की शराब। स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी होती है, बावजूद इसके शराब माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिसके कारण मालवनी जैसे हादसे मुंबई में हुआ करते हैं। इससे पहले भी मुंबई के विक्रोली में साल 2004 में जहरीली शराब पीने से तकरीबन 51 लोगों की मौत हो गई थी। तत्कालीन गृह मंत्री आर पाटिल ने उसी समय से हाथ भट्टी में बनने वाली जहरीली शराब पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन आज भी यह धंधा मुंबई में फल फूल रहा है। बताया जाता है कि शराब पीकर मरने वालों में मालवनी के मढ़, मनोरी, अक्सा गांव के गरीब मजदूरों का समावेश है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं लेमन न्यूज की खास पेशकश जहर का कहर। जी हां, आज हम आपको बताएंगे कि आर्थिक राजधानी मुंबई में बड़े पैमाने पर हाथ भट्टी की शराब का गोरख धंधा फल फूल रहा है। इसी कड़ी में मालवनी इलाके में परोसी गई जहरीली शराब के चलते अब तक मरने वालों का आंकड़ा 37 को पार कर चुका है, जबकि अभी भी कई लोगों की हालत नासाज बताई जाती है। मुंबई के विभिन्न इलाकों में उन्हें इलाज के लिए दाखिल करवाया गया है, जहां उनकी स्थिति अब भी नाजुक बनी हुई है। खास करके मलाड के मालवनी इलाके में पुलिस के नाक के नीचे जहरीली शराब के हो रहे अवैध कारोबार ने अब तक 37 लोगों की जिंदगियां निगल ली। कांदिवली के शताब्दी अस्पताल हो या मलाड का प्राइम अस्पताल या फिर हो दक्षिण मुंबई का केएम अस्पताल, जिसमें तमाम घायलों को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है, इन सभी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी है। इसके क्राइम ब्रांच की कई टीमें जांच में जुटी है। पीड़ितों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है। जानकारों के मुताबिक केमिकल की मात्रा अधिक होने से हाथ भट्टी की शराब जहरीली हो गई। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा कक्ष 11 के पुलिस अधिकारी अविनाश सावंत की टीम लगातार इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। देशी शराब बनाने और बेचने वाले राजू लंगड़ा सहित तकरीबन 15 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। राजू हाथ भट्टी की शराब बनाकर बेचने के लिए कुख्यात माना जाता है। उसके मालवनी पुलिस स्टेशन के कई पुलिसकर्मियों के साथ अनैतिक संबंध बताए जाते हैं। पूरे मामले के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरना तो तय है, लेकिन पुलिस ने देशी शराब के सैंपल कलीना फॉरेंसिक लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा है। मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें पूरे मामले पर विचार किया गया, लेकिन सवाल फिर वही कि आखिर समय रहते ही इस तरह के गोरख धंधों में लिप्त लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती। हालांकि इस मामले में एक मृतक के परिजनों का कहना है कि बुधवार की रात तकरीबन 10:30 बजे के आसपास अशोक खेमाड़ी अपने परिवार से कुछ देर में आने की बात कहकर गया। रात को 11 बजे के आसपास रोज की भांति देशी शराब पीकर वो घर लौटा। कुछ समय बाद ही उसे उल्टी और पेट में दर्द होने लगी, जिसे
प्राइम अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। और इस मामले में हड़कंप सा मचा हुआ है और आर्थिक राजधानी मुंबई का यह मंजर बयां कर रहा है पुलिस की वो लाचारी और बेबसी की दास्तां, जिसे या तो पुलिस जानबूझकर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती या फिर पुलिस का उदासीन रवैया साफ तौर पर निकलकर सामने देखा जा रहा है। आर्थिक राजधानी मुंबई के मलाड मालवनी इलाके की यह पूरी की पूरी दास्तान है, जहां हाथ भट्टी से बनाई गई देशी शराब का सेवन करने के बाद 37 लोगों की मौत हो गई है और अभी भी कई जिंदगी और मौत के बीच अस्पतालों में बेड पर जूझ रही है। तो जिस तरीके से मलाड मालवनी में 37 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और यह मौत का आंकड़ा लगातार और भी बढ़ सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हर बार की तरह एक बार फिर इस भारतीय लोकतंत्र में घटना घटने के बाद लकीर पीटने की कवायद शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री का महाराष्ट्र दौरा था, वहां से लौटते ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली। इस जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले की जांच मुंबई पुलिस की अपराध शाखा को सौंपी है। राजू लंगड़ा तो पुलिस की हिरासत में आ गया, लेकिन जो जिंदगियां चली गई हैं, क्या वो लौट कर आ पाएंगी? एक बड़ा सवाल, और इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। बहरहाल इस पूरे मामले में डॉक्टर का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। एक करके 4 से 5 पेशेंट हैं, जिसमें से 5 को हमने एडमिट किए थे, 2 एक्सपायर हो गए और एक क्रिटिकल कंडीशन है इसकी, और 2 को फर्दर इंस्टीट्यूट में हायर सेंटर में शिफ्ट किए और 3 और थे तो उनको हमने रिफ्यूज़ किया क्योंकि बेड्स अवेलेबल नहीं थे, इसलिए उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजा गया। 7 से 8 तो केसेस हमारे पास देखने में मिले और रिलेटिव्स बता रहे कि उनके मोहल्ले में कम से कम 3 से 4 लोगों की ऑलरेडी मौत हो चुकी है। सुबह 11:30 बजे चालू हो गया, हर एक 1-1.5 घंटे पे पेशेंट्स आ जा रहे थे। तो ये डॉक्टर की बाइट उस दौरान की है जब यह ताजा घटना सामने आई थी। डॉक्टर ने साफ तौर पर बताया कि उन्होंने बचाने की पुरजोर कोशिश करी, लेकिन जिस तरीके से हाथ भट्टी से बनाई गई शराब में केमिकल की मात्रा ज्यादा थी, जिसके चलते वो जहर का रूप ले ली और उसका सेवन करने वालों की हालत इस कदर बिगड़ी, पेट में दर्द की शिकायत, उसके बाद अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन इसी बीच हालत और ज्यादा बिगड़ने की वजह से मौत हो गई उन लोगों की जिन लोगों ने इस जहरीली शराब का सेवन किया था। हमारे इसे खास पेशकश जहर का कहर में हमसे जुड़ रहे हैं स्टूडियो में हमारे अपने सहयोगी जटाशंकर। सबसे पहले आपसे यह जानना चाहते हैं कि आखिर यह हाथ भट्टी की शराब जो कई दशक पहले आर्थिक राजधानी मुंबई में पुलिस की आंखों की किरकिरी बन चुकी थी, इसे बंद करने के लिए पुलिस को सामने कड़ी चुनौती थी। पुलिस ने उस चुनौती का सामना किया, लेकिन किस तरीके से यह फिर से कुकुरमुत्तों की भांति कई खबरें हाथ भट्टी से बनाई गई शराब को लेकर सामने आ रही हैं। सबसे पहले आप दर्शकों को यह बताइए कि हाथ भट्टी की शराब क्या होती है। देखिए सनी जी, ये जो हाथ भट्टी की शराब होती है विशेषकर तो ये गरीब लोग सेवन करते हैं और ये सस्ते में मिल जाती है, आसानी से मिलती है, ज़्यादातर स्लम एरिया में बनाई जाती है। 2004 में सबसे पहले ये मामला प्रकाश में आया था जब आर पाटिल जी गृह मंत्री थे। उस दौरान बिक्रोली और सिउड़ी में बहुत बड़ी एक घटना हुई थी, जहरीली शराब पीने के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। उसमें 22 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया था, आर पाटिल ने सस्पेंड किया था, जो इस मामले के दोषी पाए गए थे। जानकारी होने के बावजूद भी ऐसे पुलिस वालों ने कार्रवाई नहीं की थी, उनके खिलाफ सरकारी गाज गिरी और उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। मैं आपको बता दूं ये बनती कैसे है। सबसे पहले जहरीली शराब क्या है और कैसे बनती है। देखिए, ये जो जहरीली शराब है सड़े हुए अनाज, गुड़ और स्प्रिट, नौसादर मिक्स करके सड़ा कर बनाई जाती है, क्योंकि जो जहरीली शराब बनाने वाले लोग हैं इनके पास कोई पैमाना नहीं है नापने का। जो थर्मामीटर है जिसका पैमाना नाप के शराब बनाई जाती है बड़ी बड़ी कंपनियों में, आबकारी गोदामों में, तो इनके पास कोई पैमाना नहीं है नापने का। तो ये चाहते हैं एक अंदाज से मिला देते हैं कि 10 किलो इन्होंने गुड़ मिलाया, स्प्रिट मिलाया 2 लीटर और नौसादर मिला लिया। तो किसी चीज़ की जब मात्रा
अधिक हो जाती है तो ये जहर पैदा हो जाता है। जब इसका सेवन जो व्यक्ति करता है तो मौत के घाट उतर जाता है। तो यही ये कारण है जो जहरीली शराब का मामला सामने आया है, पीने से मालवनी में मौत हुई है 37 लोगों का, 33 से बढ़कर वह मामला 37 हो गया है। तो यही मामला है कि क्योंकि इनके पास कोई ठोस पैमाना नहीं है कि किस चीज़ से नाप करके ये शराब बनाई जाए। तो ये अंदाज से जो बनाते हैं, स्पीड ज़्यादा हो गया है, नौसादर ज़्यादा हो गया, नौसादर भी अगर ज़्यादा हो जाता है मात्रा, जहरीली शराब उसी को बताया जाता है। और ये जहरीली नहीं है, जब केमिकल की मात्रा अधिक और कम हो जाती है तो इसमें रिएक्शन होता है और जो सेवन करने वाले हैं इसका परिणाम भोगते हैं। एक चीज और बता दीजिए जटाशंकर, आपने आबकारी शब्द लिया तो हमें याद आया आबकारी विभाग। राज्य उत्पादन शुल्क का कार्यालय खुद मलाड के मालवनी में स्थित है। मालवनी पुलिस स्टेशन भी 5 लाख की आबादी वाला यह परिसर तकरीबन 40 किलोमीटर की पूरी विस्तारित इसका क्षेत्रफल है। और यहां पर बड़े पैमाने पर ड्रग्स माफिया हो, जुगार खेलने वाले लोग हो, या फिर बड़े पैमाने पर जहरीली शराब बेचने वाले लोग हो, पानी माफिया हो, तमाम लोगों का एक प्रकार से गढ़ माना जाता है मालवनी इलाका। अति संवेदनशील क्षेत्र होने के बावजूद भी सरकारी महकमे की नाक के नीचे आखिर यह गोरख धंधा पनप कैसे रहा है? देखिए संजय जी, समय समय पर आबकारी विभाग ऐसे कार्रवाई करता रहता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा उत्तर मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं, दहिसर है, बोरीवली है, गोरेगांव, मलाड, ऐसे कई इलाके हैं जहां आज भी हाथ भट्टी की शराब बन रही है। पिछले दिनों नेशनल पार्क में एक मामला खुलकर सामने आया था। नेशनल पार्क के घने जंगलों में जहरीली शराब बनाई जा रही थी। जब ये मामला प्रशासन के सामने लाया, नेशनल पार्क, जी संजय गांधी नेशनल पार्क में, जहां कोई आता जाता नहीं है, ऐसे जगह पे शराब माफियाओं ने भट्टी लगा के रखी थी ताकि कोई देख न सके। लेकिन जब ये मामला प्रशासन के ध्यान में लाया गया तो किसी तरह उसको बंद कराया गया। लेकिन फिर से ये संभावना जताई जा रही है कि बरसात के मौसम में घने जंगलों में शराब वहां पे भी बनाई जा रही है ताकि प्रशासन की कोई ध्यान न पड़ सके। और जहां तक मालवनी का मामला है तो ये मामला अब गले से नहीं उतर रहा है प्रशासन की। मालवनी पे हम जाएंगे जटाशंकर, लेकिन आपने अभी वन विभाग की बात छेड़ दी है। जी। और वन विभाग का जब नाम सामने आता है तो एक बार फिर वन विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह सा लगा दिखाई देता है। आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने कहा कि संजय गांधी नेशनल पार्क में कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि वहां पर मार्च के दौरान खबर आई थी, गंदे पानी से शराब बनाई जाती है, केमिकल रसायन बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके प्रमाण भी मिले। एक अखबार के रिपोर्टर ने बाकायदा जाके वहां का स्टिंग किया था और उसने सामने रखी। इस मामले में जो वन अधिकारी हैं नेशनल पार्क के विकास गुप्ता, उनको भी अवगत कराया गया, स्थानीय पुलिस को बताया गया, अवगत करवाया गया। यानी अब उनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत इतने बड़े पैमाने पर हाथ भट्टी से जहर बनाया जा रहा है जो लोगों की जिंदगियों से एक प्रकार का खिलवाड़ कहा जा सकता है। कैसे मान लिया जाए जटाशंकर कि उनकी जानकारी में लाया गया, कि उनकी संज्ञान में नहीं आई ये बात? देखिए उनका कहना है कि जो नेशनल पार्क है उसका क्षेत्रफल जो है बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और घने जंगलों में जो फॉरेस्ट के अधिकारी हैं, फॉरेस्ट के कर्मचारी हैं, उनका आना जाना बहुत कम होता है। तो ऐसे जो जंगल है तो वहाँ पे जो आसपास के लोग हैं घुस करके वहाँ पे अगर गलत काम करते हैं तो उनको नहीं मालूम है। स्थानीय लोगों द्वारा गरीब झोपड़ा वहां बनाता है तो आपकी नजर वहां पड़ती है और हाथ भट्टी से शराब बनाई जा रही है और उसकी जानकारी आपके पास नहीं है। हवाला यह दिया जाता है कि बड़ा क्षेत्रफल होने के कारण वन विभाग के कर्मचारियों का ध्यान उस तरफ आकृष्ट नहीं हो पाता। देखिए संजय, सवाल उठना लाजमी है सुरक्षा की दृष्टि से। अगर वन विभाग में कोई प्रवेश करता है, उनका प्रतिक्षेत्र बना हुआ है, वार्ड बने हुए हैं, बड़े बड़े जालियां लगाई गई हैं, ऐसे में अगर कोई नेशनल पार्क में प्रवेश करके कोई अवैध गतिविधियां अंजाम देता है तो वाकई उन पे इल्जाम लगना तो लाजमी है। और ऐसे में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो शक के घेरे में वन अधिकारी भी आते हैं। संजय जी, अब चलते हैं मालवनी के उस बात पर, लेकिन हम आपके पास आएंगे जटाशंकर, आपसे वो सवाल जरूर पूछेंगे कि आबकारी विभाग का कार्यालय होने के बावजूद भी ये पूरा का पूरा जो मंजरनामा है, गोरख धंधा है, कैसे फल फूल रहा है, ये हम आपसे पूछेंगे। लेकिन हमसे फोन लाइन पर हमसे जुड़ रहे हमारे संवाददाता सुनील सुराड़कर। सुनील, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। आपसे ये जानना चाहते हैं कि ताजा हालात क्या है वहां के। संजय जी, आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि आंकड़ा कल 13 तक पहुंचा था और सुबह आंकड़ा 35 से बढ़ चुका है। आंकड़ा अभी तक 35 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कई लोग अभी भी गंभीर अवस्था में अस्पताल में है।
और यहाँ जहाँ तक कि मालूनी की बात करें तो मालूनी में ऐसे कई ऐसे ठेके हैं जिसकी जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों को पता रहती है, तो भी अनदेखापन होता रहता है। सुनील, आप बता रहे हैं कि 33 लोगों की मौत हुई है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी आई है 33 से ये मौत का आंकड़ा बढ़कर 37 हो चुका है। ताजा स्थिति है कि अभी फिलहाल कुछ ही मिनटों पहले नॉर्थ रीजन के एडिशनल सीपी है फतेह सिंह पाटिल साहब, उनसे बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि अभी तक 35 के लगभग आंकड़ा पहुंच चुका है। उन्होंने उनके कहने के मुताबिक 35 का आंकड़ा हमने तय किया था। लेकिन एक बात बताइए सुनील, बरसात के इस झमाझम बरसात में जिस तरीके से मानसून ने मुंबई में अपना कहर बरपाया है, स्थिति बेहाल है मुंबई करों की, ऐसे में उन लोगों की जनाजे जिस मकान से उठाए जा रहे हैं, उन मकानों की स्थिति क्या है, उस मकानों में रहने वालों के दिल पर क्या बीत रही है? वहाँ पर कई ऐसी सामाजिक संस्थाएं जो मृतकों के घर पे जाके अपनी संस्था के जरिए से उनकी मदद की जा रही है। और तो वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, काफी भावुक है और उनको खुद को खराब लग रहा है। ये चीजें जो दुर्घटना हुई है उसके चलते उन्होंने कई अपने घरों से जो उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश करनी थी, उन्होंने अभी तक कर रही है फिलहाल। सुनील, ये बात मदद की है, ठीक है। बात तो तब याद आती है जब किसी की जान जाती है मदद की। आपसे ये जानना चाहते हैं सुनील, मालवनी पुलिस स्टेशन अपने आप में एक संवेदनशील इलाके में स्थित एक पुलिस स्टेशन माना जाता है, जहां के प्रकाश पाटिल साहब सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं। अगर ये मामला मुंबई पुलिस की अपराध शाखा को सौंपी गई है तो जाहिर सी बात है कि गाज गिरेगी प्रकाश पाटिल के ऊपर भी। पुलिस की नाक के नीचे चल रहे इस अवैध शराब की बिक्री के गोरख धंधे क्या पुलिस की संज्ञान में नहीं आए, या पुलिस को इसका वरद हस्त प्राप्त था? जब मुंबई पुलिस कमिश्नर ने जब आदेश दिए कि इसकी जांच क्राइम ब्रांच करेगी, तो क्राइम ब्रांच ने कल एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। उसके बाद रात में करीब 2:30 से 3 बजे के लगभग और 2 लोगों को हिरासत में लिया है और उससे गहरी जांच चल रही है। और सवाल और निशान ये भी खड़ा होता है कि क्राइम अधिकारियों ने ये भी बता दिया है कि जो इस थाना प्रभारी है और जिस बीट ऑफिसर हो या यहाँ के क्राइम से जुड़े जितने भी संबंधित अधिकारी है, उनके ऊपर भी सवाल या निशान खड़े हो गए। आप मुझे एक बात और बताइए कि जिस राजू लंगड़ा की गिरफ्तारी मालवनी पुलिस स्टेशन ने की है, उस राजू लंगड़ा का पिछला इतिहास क्या आपराधिक पृष्ठभूमि वाला रहा है, या राजू लंगड़ा जो है वह पुलिस को मैनेज कर पाने में कामयाब हो जाता था? आखिर इतने दिनों से ये हाथ भट्टी से बनाए जा रहे देशी शराब को वह बेच रहा था, इस पर मालवनी पुलिस स्टेशन क्या इसे मिली भगत समझा जाए या पुलिस का उदासीन रवैया? मिली भगत, आपने सही कहा है कि ये सब मिली जुली सरकार होती है। जैसे कि जो संबंधित अधिकारी होते हैं उस बीट के, तो उनको मैनेज करके ये गोरख धंधे को अंजाम दिया जाता है। और हमारे प्राप्त सूत्रों ने ये बताया कि ये जो हाथ भट्टी की दारू थी, ये वसई के कोई छोटे से कस्बे में से ये दारू 2 जगह डिवाइड हुई थी, जहां पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जैसे कि राजू को और एक डोनल करके व्यक्ति है, उसको हिरासत में लिया है क्राइम यूनिट ने। जी, अब इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखें सुनील, हम आपके पास फिर आएंगे ताजा हालात जानने के लिए। बहरहाल ये मामला अति संवेदनशील और एक गंभीर विषय है, क्योंकि आर्थिक राजधानी मुंबई में हाथ भट्टी की शराब का बनना और उसका सेवन करना, उसके बाद 37 लोगों की मौत होना, ये एक गंभीर विषय कहा जा सकता है। बहरहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जटाशंकर, अपने संवाददाता बता रहे थे सुनील सुराड़कर कि वसई से शराब की खेप निकली, इन दोनों खेपों को 2 अलग अलग स्थान पर पहुंचाया जाना था। माना क्या जाए, वसई जो है वह पालघर जिले में स्थित है। संजय जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, जो ये चेकनाका है दहिसर, इसके थ्रू जो होती है शराब की तस्करी की जाती है मुंबई में। और ज़्यादातर तो सुबह का जो वक्त होता है, सुबह महिलाएं ट्रेन से भी शराब की तस्करी करती हैं। थाने के कई एरिया हैं, मीरा रोड है, बसई है और उत्तन है, ऐसे कई जगह जो थाने ग्रामीण का इलाका है, पालघर का अभी जो नया जिला बना है पालघर का इलाका है, कई जगह ऐसे देसी शराब बनाए जाते हैं।
बनाए तो जाते हैं, लेकिन उसको बनाकर दूसरे स्थान तक ले जाना एक बात हजम नहीं हो रही है। क्योंकि मुंबई पुलिस एकदम सशक्त और एकदम सतर्क दिखाई दे रही है। हर इलाके में आप चले जाइए, मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने मुंबई पुलिस स्टेशनों में रहने वाले पुलिस अधिकारियों व पुलिस कर्मचारियों को सड़कों पर उतार दिया है। चूंकि चैन स्नेचिंग की वारदात में लगातार इजाफा हो रहा था, जिसके चलते चप्पे चप्पे नाकेबंदी देखी जा सकती है। तो आखिर कैसे पॉसिबल है कि शराब की एक खेप को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना और खास करके मुंबई के बाहर से मुंबई में लाना, कितना ये आपको जायज लगता है? देखिए संजय, बताना चाहूंगा, लगभग 3-4 महीने पहले एक इंडिगो गाड़ी में शराब भरकर लाई जा रही थी चेक नाके पर। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने उसका पीछा किया और उनको जब शक हुआ जो तस्कर थे, तो वो गाड़ी को लेके भागे। एमएचबी पुलिस स्टेशन के पास में डिवाइडर से गाड़ी टकराई और गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी में पूरा ट्यूब में भर के शराब लदी हुई थी, जहरीली शराब थी। तो ऐसे कई बार मामले प्रकाश में आते हैं। ट्रेनों के जरिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, लोकल ट्रेन में ट्यूब के जरिए कई महिलाएं हैं वो सुबह सुबह तस्करी करती, ऐसी कई बार सूचनाएं मिली हैं। तो समय समय पर हम लोगों ने भी पुलिस को अवगत कराया है, लेकिन जो बड़े अधिकारी होते हैं उन तक ये बात नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण ये मामला दब जाता है। जब बड़े अधिकारियों तक ये मामला पहुंचता है तब जाके कार्रवाई होती है, लेकिन बहुत देर हो जाती है तब तक। संजय जी, तो क्या ये माना जाए कि एक गंदी मछली जैसे पूरे तालाब को गंदा करती है, वैसे पुलिस महकमे में कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिस अधिकारी कर्मचारी पूरे पुलिस महकमे को पर एक प्रकार से बदनुमा दाग कहे जा सकते हैं? देखिए संजय जी, अगर जो मालवनी का हादसा हुआ है, अगर समय रहते इस पे अंकुश लगाया गया होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। जिस प्रकार से वहाँ पे पाउच का जो एक कारोबार चल रहा है, थैली में जिसको बोलते हैं, ये व्हाइट जो शराब होती है थैलियों में, इसको पहले लाया जाता है, थैलियों में मिक्स करते हैं और सप्लाई की जाती है। जो पहले छोटे तस्कर इसको लाते हैं, फिर उनको छोटे छोटे जो उनके डीलर हैं, फंटर हैं, उनमें वितरित किया जाता है। फिर एक ग्रामीण स्तरों पे, मतलब इसको स्लम एरिया में पहुंचाया जाता है। ये मालवनी में, अक्सा में, मड में, मनोरी में, ये जो अंबुजवाड़ी में, ऐसे कई इलाके हैं जो मलाड़ के, जहाँ पे ये सप्लाई की जाती है। बताया जाता है अक्सा में बहुत बड़ा ये राजू लंगड़ा जो है उसका कारोबार है। तो क्या पुलिस को इसको नहीं मालूम था? जो आबकारी विभाग है और स्थानीय पुलिस है, मालवनी पुलिस, तो वहाँ के जो बीट ऑफिसर हैं और भी जो डिटेक्शन के ऑफिसर हैं, जो खुफिया विभाग के लोग हैं, उनको इस बारे में कुछ न कुछ जानकारी होगी, लेकिन समय रहते उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जटाशंकर, आपने बताया मढ़, आपने बताया मनोरी, आपने बताया अंबुजवाड़ी और अक्सा बीच, ये तमाम जो क्षेत्र हैं, तमाम जो इलाके हैं, वह मालवनी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आते हैं। जी जी। तो क्या ये माना जाए कि मालवनी पुलिस स्टेशन की इसमें मिली भगत हो सकती है? देखिए संजय जी, मैं आपको बता रहा हूं, जब बिक्रोली में 2004 में हादसा हुआ था, 22 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए थे। शक के दायरे में अब मालवनी पुलिस भी आ रही है। मालवनी पुलिस स्टेशन के कितने अधिकारियों पे गाज गिरेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल की सुई मालवनी पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रही है। संजय जी, हम अपने तमाम दर्शकों को एक बार विजुअल के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से, माफ कीजिएगा, ग्राफिक्स के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो भी ताजा हालात हैं वह किस प्रकार के हैं। मुंबई में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। एक बड़ी खबर, प्रतिबंध के बावजूद शराब की बिक्री धड़ल्ले से चल रही है और अब तक 33 का आंकड़ा 37 को पार कर चुका है मरने वालों का। मालवनी पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार तो कर चुकी है, लेकिन समय रहते ही ये गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल कहा जा सकता है। मालवनी में शराब से एक बड़ा नरसंहार हुआ है, 37 लोगों की जान गई है। मालवनी पुलिस की नाक के नीचे चल रहा था ये अवैध देशी शराब का कारोबार। क्या अब तक सो रही थी मालवनी पुलिस? एक बड़ा सवाल। क्या मालवनी पुलिस को नहीं थी अवैध देशी शराब के कारोबार की जानकारी? ये ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब देना होगा। आखिर कौन है शराब के नरसंहार का जिम्मेदार? पुलिस, नेता या फिर आम जनता? मालवनी पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर प्रकाश पाटिल आखिर कर क्या रहे थे? 18 जून को 30 से 35 लोगों ने पी थी कच्ची शराब, लेकिन शराब के सेवन के बाद पेट में शुरू हुआ दर्द के बाद उन्हें ले जाया गया अलग अलग अस्पतालों में, जैसे मलाड का अस्पताल हो, मुंबई का केएम अस्पताल हो, या फिर शताब्दी अस्पताल हो, सुराना अस्पताल हो, या फिर सिद्धार्थ अस्पताल हो। तमाम अस्पतालों में अभी भी घायलों का इलाज जारी है, लेकिन स्थिति अब भी नाजुक बनी हुई है। अब तक शराब कांड में मरने वालों की संख्या 33 जो थी वह पार करके 37 हो चुकी है। हाथ भट्टी की शराब पर राज्य सरकार ने पहले से पाबंदी लगा रखी है। बावजूद इसके किसकी शह पर चल रहा था यह हाथ भट्टी शराब का काला कारोबार?
ये अभी भी एक बड़ा सवाल बनकर उभरा है। पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई में फल फूल रहा है देशी शराब का गोरख धंधा। पुलिस ने राजू लंगड़ा नाम के एक कुख्यात शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले की जांच सौंपी है मुंबई पुलिस की अपराध शाखा को। तो जटाशंकर, आपने देखा कि किस तरीके से ये पूरी की पूरी कवायद हुई। इसमें 37 लोगों की जान चली गई। आज सबसे अहम पवित्र महीना शुरू हुआ है रमजान का, और मरने वालों में कुछ लोग मुस्लिम कम्युनिटी के भी थे। घर में इस पवित्र महीने का आगाज होते ही तमाम तैयारियां चल रही थी कि इसी बीच घर के सदस्य की शराब के सेवन के चलते मौत हो गई है। कितना अजीब इत्तेफाक है। आखिर आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानेंगे? बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे जटाशंकर आपसे। देखिए संजय जी, इसके लिए जो है प्रशासन जिम्मेदार है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा प्रशासन जिम्मेदार है। जब प्रतिबंध है, प्रतिबंध के बावजूद भी ये काला कारोबार चल रहा है, गंदा है, फिर भी ये धंधा चल रहा है, तो किस लिए ये चल रहा है? क्यों कार्रवाई नहीं की गई? इस सब सवाल अब पुलिस प्रशासन पे उठ रहे हैं, आबकारी विभाग पे उठ रहे हैं। तो इसमें जवाब देना होगा पुलिस प्रशासन को, स्थानीय अधिकारी जो हैं उनको जवाब देना होगा। और महाराष्ट्र सरकार से हमारी ये गुजारिश है कि जो आदेश जारी हुआ है, जो ये लागू है कानून, उसको कड़ाई से पारित किया जाए, कड़ाई से उसको अमल में लाया जाए, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं दोबारा मुंबई में ना हो। बिक्रोली जैसी, मालौनी जैसी ऐसी और घटनाएं ना हो, इसके लिए कानून पे कड़ाई से अमल किया जाए। बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए जटाशंकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फोन लाइन पर हमारे अपने सहयोगी संवाददाता सुनील सुराड़कर जो हमसे जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात तो तय है, गंदा है पर धंधा है ये। इसी तर्ज पर ये तमाम जो चीजें चल रही हैं आर्थिक राजधानी मुंबई में, यह पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती कही जा सकती है आने वाले दिनों में। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मुंबई में 93-94 पुलिस स्टेशन के रहने के बावजूद, मुंबई पुलिस की 12 यूनिट होने के बावजूद, एंटी एक्सटॉर्शन सेल हो, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड हो, एंटी रॉबर सेल हो, एंटी नार्कोटिक सेल हो, तमाम जो संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं हैं, वह इस आर्थिक राजधानी में मौजूद होने के बावजूद भी कैसे फलता फूलता है ये जहरीले व्यवसाय का कारोबार? ये एक बड़ा सवाल है। क्या इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र की जनता को दे पाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मरने वालों का आंकड़ा 37 को पार कर चुका है। कई ऐसी भी जिंदगियां हैं जो जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं। उनके परिवार का हाल बेहाल हो चुका है। सामाजिक संस्थाएं उनके दरवाजों पर दस्तक दे रही हैं। नेताओं का आना जाना शुरू हो चुका है। अब लोगों को एक प्रकार से, मृतकों के परिजनों को सांत्वना देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन सवाल फिर वही कि कब थमेगा जहर का ये कहर। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए लेमन न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। रहमतों का नुज़ूल।